बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 मार्च 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में आने वाले समय में हवाई सेवा को नए पंख लगने वाले हैं। जब बिहार को इसी साल चौथा एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। यह नीतीश सरकार का दावा है कि पटना, गया और दरभंगा के बाद पूर्णिया से जल्द ही विमान उड़ने लगेंगे, हवाई जहाज उड़ने लगेंगे। जब पूर्णिया एयरपोर्ट का काम अभी चल रहा है, या इसके शुरू होने के बाद सीमांचल क्षेत्र सीधे तौर पर देश भर से हवाई सेवा से जुड़ जाएगा। जब पश्चिम बंगाल और फिर नेपाल तक के लोगों को भी इससे सुविधा मिलेगी। दोस्तों बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री को लेकर की अटकलें तेज हो गई है। हाल ही में पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों ने इस चर्चा को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इन पोस्टरों में होली और फिर रमजान की शुभकामनाओं के साथ साथ निशांत कुमार को जेडीयू में शामिल होने का न्योता दिया गया है। पोस्टरों पर लिखा गया है कि बिहार की जनता करे पुकार, निशांत का राजनीति में स्वागत और जदयू के लोग करे पुकार, पार्टी में शामिल हो जाइए निशांत कुमार। इन पोस्टरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार की तस्वीरें भी लगाई गई है। हालांकि निशांत कुमार ने अब तक राजनीति में आने को लेकर के कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन जेडीयू कार्यकर्ताओं और फिर नेताओं की ओर से उन्हें पार्टी में शामिल करने की मांग लगातार उठ रही है। आपको बता दूं कि निशांत कुमार पहले भी अपने पिता नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की अपील कर चुके हैं और एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की मांग भी कर चुके हैं। जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि निशांत जल्द ही जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का मानना है कि निशांत को अब तक राजनीति में आ जाना चाहिए था। हालांकि जेडीयू की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता उनके जल्द जेडीयू में शामिल होने की उम्मीद जता रहे हैं। दोस्तों बिहार में होली का त्यौहार जहां पर एक ओर उल्लास और उमंग से भरा रहा, वहीं पर दूसरी ओर कई जिलों से दर्दनाक हादसे की खबरें भी सामने आई। जब विभिन्न घटनाओं में कुल 21 लोगों की जान गई है। इस होली पर्व के दौरान 21 लोगों की बिहार में 21 लोगों की जान गई, जिसमें नदी में डूबने, सड़क दुर्घटना, आपसी झगड़ों के कारण और भी कई सारे मामले हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 21 लोगों की जान गई है। दोस्तों पूरे देश में होली का जश्न मनाया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में होली का जश्न पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी जमकर के होली मनाया, लेकिन इस बीच तेज प्रताप यादव होली मनाते समय एक ऐसा बयान दे दिया जो अब विवाद बन गया है और पूरे बिहार में राजनीतिक मंच पर हलचल है। दरअसल बात यह है कि तेज प्रताप यादव होली खेलने के दौरान मंच से एक माइक पर एक पुलिसकर्मी को संबोधित करते हुए कहा कि ए सिपाही सुनिए, ए दीपक, एक गाना बजेगा, उस पर आपको ठुमका लगाना होगा। इसके बाद उन्होंने हल्के फुल्के मजाकिया अंदाज में कहा कि बुरा ना मानो होली है। उन्होंने मंच से ही फिर आगे कहा कि आज ठुमका नहीं लगाओगे तो फिर तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने खुद एक गाना गाया और फिर पुलिसकर्मी ने सबके सामने ठुमके लगाए। जहाँ सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर के वायरल हो रहा है। जहाँ आपको बता दूं कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब लोग इस पर अपनी विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जहाँ कई लोगों ने जहाँ इसे होली की मस्ती कहा तो फिर कुछ लोगों ने इसे रौब जताना बताया है। जैसे होली मिलन समारोह में राजद कार्यकर्ता और फिर उनके समर्थक बड़ी संख्या में जुटे थे, जहाँ सभी लोगों को तेज प्रताप यादव ने रंग लगाया और फिर सभी से बातचीत की। दोस्तों बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था के चरमराने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना की है। उन्होंने बढ़ते अपराध, जेल यातना और फिर जिलों में आपराधिक गतिविधियों का हवाला दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर अपराधियों को संरक्षण देने और फिर न्याय दिलाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनके नेतृत्व में अपराध नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। जब तेजस्वी यादव ने कहा कि आप सभी ने देखा होगा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, अपराधी बेकाबू हो गए हैं और फिर वे सिर्फ रात में ही सक्रिय रहते हैं। उन्होंने कहा है कि तनिष्क जैसे बड़े स्टोर पर घटनाएं हो रही है, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार। जब 25 करोड़ रुपए की डकैती हुई, उन्होंने स्कूलों के आसपास बढ़ती असुरक्षा की ओर भी इशारा किया है, खास करके भोजपुर और हाजीपुर में जहां पर गलत धंधे कराए जाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भोजपुर और हाजीपुर में स्कूलों में बम रखे जा रहे हैं। जहां बिहार में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब 200 से ज्यादा गोलियां चली हो, जहां अपहरण और फिर डकैती जैसे अपराध हो रहे हैं।
दोस्तों, बिहार में विधानसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान भले ही कुछ महीने पे दूर हो, मगर चुनावी माहौल अभी से ही गरमाने लगा है। जहाँ इलेक्शन के लिए यानी कि चुनाव के लिए अब तक की तैयारी और फिर सियासी बयानबाजियां इस बात का संकेत दे रही है कि 2025 का चुनाव हर पार्टी के लिए कड़ा हो सकता है। इस बीच बीजेपी ने एक नया चुनावी मुद्दा उठाया है जो कि बिहार की सियासत में भूचाल ला सकता है। जहां आपको बता दूं कि बिहार के मिथिला क्षेत्र में स्थित सीतामढ़ी जिले धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व प्राप्त है। अब एक नए सियासी एजेंडे का केंद्र बन सकता है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित एक शाश्वत मिथिला योजना 2025 कार्यक्रम के दौरान एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सब ने मिलकर के राम मंदिर बनाया है, अब बिहार की धरती सीतामढ़ी में भव्य सीता का मंदिर बनाना है। अमित शाह ने इन परियोजनाओं को चुनावी मुद्दा बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि पहले श्री राम जी और फिर माता सीता के आदर्शों पर आधारित होगी। उन्होंने मिथिला क्षेत्र के लोगों से इस कार्य में सहयोग करने की अपील की ताकि सीता मंदिर का जीर्णोद्धार एक वास्तविक बन सके। लेकिन अब इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने बीजेपी के इस कदम पर तीव्र विरोध जताया है। राजद का कहना है कि मंदिर के जीर्णोद्धार का श्रेय बीजेपी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये एक सामूहिक प्रयास का हिस्सा है। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मुंगेर में सहायक पुलिस निरीक्षक यानी कि एएसआई संतोष सिंह कुमार की जान लेने के बाद सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में आम आदमी नहीं, माफिया अपराधी सुरक्षित है, क्योंकि उन्हें संरक्षण दिया जाता है। पप्पू यादव ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्वस्थ हो गए हैं, लेकिन सरकार तो चल रही है। जिस तरह बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा है और फिर नेता भ्रष्टाचारियों को चुनाव लड़ने और फिर जितवाने के लिए पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं। ऊपर से नीचे बिहार का एक ही हाल है। जहाँ यहाँ के लोग भगवान भरोसे जिंदा है, जहाँ यहाँ पर माफिया, वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और फिर दलाल सुरक्षित है। उन्होंने कहा है कि वक्त बहुत मजबूत होता है, आज की स्थिति में ये कोई भी सुरक्षित नहीं है। यह देश की स्थिति सीरिया से भी बदतर हो रही है, बिहार की स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। उन्होंने लोगों से इस बात को लेकर भी विचार करने की अपील की है। कानून व्यवस्था को लेकर के उन्होंने कहा है कि हम 2 बार प्रदेश बंद करके यानी कि बिहार बंद करके विरोध प्रदर्शन किया है। इस मामले पर मुझे सदन यानी कि लोकसभा में भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था बिहार का विषय है। उन्होंने बिहार में घटित कई आपराधिक घटनाएं भी गिनाई हैं। दोस्तों, बिहार के सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व उद्योग मंत्री और फिर जेडीयू के वरिष्ठ नेता जय कुमार सिंह ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री हो गई है। उन्होंने ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि आज वे जेडीयू के रंग में रंगे गए। जब उन्होंने पैर छू करके मुझे प्रणाम किया, मैंने कहा कि आपका आगमन जेडीयू को ऊपर तक ले जाएगा। इस पर उन्होंने धन्यवाद दिया है। जब बात को दोहराते हुए जय कुमार सिंह ने कहा कि पार्टी में निशांत कुमार का आगमन आज से हो गया है, जब आगे चलकर की औपचारिकताएं पूरी होगी। हम लोग चाहते हैं कि वे चुनाव लड़े। उन्होंने निशांत कुमार को योग्य और काबिल बताया है। उन्होंने कहा है कि सीएम मटेरियल है। कार्यकर्ताओं की डिमांड थी कि वे पार्टी में आए। जय कुमार सिंह होली पर सीएम आवास पर गए थे। जैसे नीतीश और फिर निशांत से मुलाकात करके जब वे बाहर निकले तो उन्होंने एक न्यूज चैनल से ये बातें कही है। यानी कि इनका मानना साफ साफ है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री हो गई है। वह अब जेडीयू में आ गए हैं और अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हो सकते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, पूरे देश में धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया गया। जब बिहार में आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने होली पर वर्दी में एक पुलिसकर्मी से डांस करवाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। इसे लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राजद का कल्चर डीएसपी एसपी से खैनी बनवाने का। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में होली समारोह में तेज प्रताप यादव के निर्देशों का पालन करने वाले पुलिसकर्मी के डांस करने के वीडियो पर कहा कि जो बीज बोया जाता है तो फिर पौधा उसी तरह का निकलता है, फल फूल उसी तरह का लगेगा। राजद का कल्चर ही यही है जो जंगल राज में था, जो डीएसपी एसपी को खैनी बनवाने के लिए कहते थे। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेताओं की बयानबाजी भी वैसे वैसे तेज होती जा रही है। एक पार्टी के नेता दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो फिर बदले में दूसरे दल के नेता पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। इन दिनों बिहार में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यदुवंश कुमार यादव का ब्राह्मण को लेकर के विवादित बयान दे रहे हैं। हालांकि ये पुराना वीडियो है, लेकिन चुनाव के नजदीक आते ही एक बार फिर से इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। दरअसल राजद के पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने 29 अप्रैल
2023 दिन शनिवार को ब्राह्मणों को लेकर के एक विवादित बयान दिया था। तब बिहार के सुपौल जिले में राजद कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने दावा किया था कि ब्राह्मण मूल रूप से रूस और अन्य यूरोपीय देशों के निवासी। ये बातें कहकर के ये यहीं पर नहीं रुके, लगातार स्पीच दे रहे थे। जब पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने कहा था कि DNA जांच से पता चला है कि कोई भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है, जब वे रूस और अन्य यूरोपीय देशों से यहाँ आकर के बस गए हैं। उन्होंने दावा किया था कि ब्राह्मण हमें विभाजित करने और फिर शासन करने की कोशिश करते हैं। जब पूर्व विधायक ने कहा था कि हमें ब्राह्मण को यहाँ से भगा देना चाहिए, वहीं पर पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने कहा था कि यादव समाज मूल रूप से भारत का है। दोस्तों, बिहार के भारत नेपाल बॉर्डर एरिया में होली के दिन नशीले टैबलेट का बड़ा खैप पकड़ा गया है। SSB के जवानों ने बस में छापेमारी की और 4000 से अधिक नशीले गोलियों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर बथनाहा थाना क्षेत्र के श्यामनगर चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई है। SSB जवानों ने सूचना के आधार पर बथनाहा से बीरपुर जाने वाली पैसेंजर बस पृथ्वीलोक से एक काले रंग की बैग में रखे 4230 नशीले टैबलेट बरामद किया है। लेकर के तैयारियां अभी से ही शुरू होते हुए नजर आने लगी है। आम बजट में बिहार के लिए खास घोषणा से लेकर के PM मोदी के मॉरिशस दौरे पर भी बिहार चुनाव का असर दिखा है। जब मॉरिशस में PM मोदी ने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से की थी और फिर वहां के प्रधानमंत्री को बिहार में बने मखाने भी भेंट किए थे। कुल मिलाकर के बिहार चुनाव की गर्मी अभी से महसूस होने लगी है। इस बीच NDA के एक नेता ने बिहार चुनाव के नतीजों का भी ऐलान कर दिया। JDU के नेता संजय झा ने कहा कि इस बार NDA साल 2010 में आई सीटों का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि साल 2010 के विधानसभा चुनाव में NDA को 206 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन इस बार इससे भी ज़्यादा सीटें मिलेगी। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, जहाँ यहाँ बहुमत के लिए 122 सीटों की दरकार है। जहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर थी। जहाँ साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में NDA को 125 सीटें मिली थी। ये इसमें BJP को 74 और फिर JDU को 43 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। BJP से कम सीट होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही चुना गया था। इसके उलट महागठबंधन को 110 सीटें हासिल हुई थी, जिसमें कांग्रेस, RJD और फिर कम्युनिस्ट पार्टी शामिल थी। तेजस्वी यादव की लीडरशिप में RJD ने 75 सीटें जीती थी, जहाँ वहीं पर कांग्रेस को 19 सीटें हाथ लगी थी। यानी कि पिछले बार मुकाबला बेहद कांटे का था। दोस्तों, बिहार के मुंगेर में बीते शुक्रवार को एक ASI संतोष कुमार पर हमला किया गया था, जिनकी इलाज के दौरान पटना में जान चली गई। इस घटना के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस बीच एक न्यूज चैनल से बातचीत में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधी जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में कार्रवाई की जाएगी। इसका सीधा निर्देश है। यह बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जहाँ इस तरह की मानसिकता को कभी भी बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अराजकता फैलाने वाले असुर प्रवृत्ति के लोगों को कुचला जाएगा। NDA सरकार जंगल राज को समाप्त करने के लिए ही आई है। अटल बिहारी ने सुशासन स्थापित करने के लिए नीतीश कुमार को यहाँ भेजा था। हम लोगों ने सत्ता से समझौता नहीं किया है, सुशासन से समझौता किया है। डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने आगे कहा है कि बिहार को बचाने के लिए जो भी करना होगा किया जाएगा, जो बलिदान देना होगा वो दिया जाएगा। NDA मिल करके लड़ेगा, जो भी अपराधी वह बख्शे नहीं जाएंगे, कठोर कार्रवाई होगी। चुनावी साल है, होली है, इस बार NDA की सरकार फिर से आ रही है। इतिहास बनेगा इस बार। दोस्तों, बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले नेताओं के बयानों से सियासी गर्मी बढ़ गई है। जब बिहार में चुनाव से पहले छोटे दल सियासी गुना भाग करने में लगे हैं ताकि हवा का रुख भांप करके ऐसे गठबंधन के साथ चलाया जाए जो सत्ता में भागीदारी दिला सके। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस इन दिनों BJP के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर लिए हैं। उनकी जनशक्ति पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 लड़ा, लेकिन उन्हें सभी सीटों पर हार मिली। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वे जल्द ही बिहार में अपने गठबंधन को लेकर के फैसला करेंगे। जब बिहार में रामविलास पासवान की जान जाने के बाद LJP 2 धड़ों में बंट गई। एक गुट का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं, तो जबकि दूसरा नेतृत्व उनके चाचा
पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं। शुरुआत में चाचा भतीजे के बीच पार्टी में नेतृत्व को लेकर के संघर्ष हुआ। 2020 के चुनाव में एलजेपी की हार के बाद पार्टी दो धड़ों में बढ़ गई। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इसका आरोप सीएम नीतीश कुमार पर लगा था, क्योंकि 2020 के चुनाव में जेडीयू अगर 43 सीटों पर सिमटी तो फिर इसके पीछे चिराग पासवान ही थे। उन्होंने जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसके बाद जो हुआ वो सभी ने देखा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो मनमुटाव था वह दूर हो गया। इसके बाद पशुपति पारस ने एलजेपी के सामने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन वे चुनाव हार गए। ऐसे में अब चुनाव से पहले पशुपति पारस की नज़र पासवान वोटर्स पर है। जब पासवान वोटर्स एक समय में जेडीयू के वोट बेस का बड़ा हिस्सा था। जब बिहार की सोशल इंजीनियरिंग के अनुसार पासवान जाति महादलित वोटर्स की श्रेणी में आती है। दोस्तों, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार के सभी भूस्वामियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। ये सूचना उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जिन्होंने अब तक अपनी जमीन का भू लगान जमा नहीं किया है। जहाँ सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 मार्च 2025 तक भू लगान नहीं करने वाले जमीन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जमीन की नीलामी तक की नौबत आ सकती है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके कहा है कि मार्च का महीना आ गया है, क्या आपने भू लगान का भुगतान किया है, यानी कि जमीन का लगान दिया है? अगर नहीं तो फिर आज ही ऑनलाइन भुगतान करके अपनी जमीन की मिल्कियत पक्की करें। दोस्तों, बिहार में चुनावी माहौल बन चुका है। राजनीतिक पार्टियां और फिर राजनेता पूरी तरीके से यहाँ की सियासत में सक्रिय हो चुकी है। एक तरफ एनडीए सत्ता में बने रहने के लिए समीकरण सेट कर रहा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन सत्ता में वापसी की राह तलाश रही है। यही वजह है कि सियासतदान बयानों से सियासी जमीन तैयार करने में जुटे गए हैं। इसी कड़ी में सामने आए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के बयान ने बिहार में सियासी भूचाल ला दिया है। बिहार की सियासत में पप्पू यादव किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जब पप्पू यादव स्पष्टवादिता के लिए भी मशहूर हैं, उन्हें बिना लाग लपेटे के अपनी बात कहने के लिए जाना जाता है। ये वे वजह है जिनके चलते लोग उनके बयानों को तवज्जो देते हैं। यही कारण है कि उनके हालिया बयान पर बिहार की सियासत गरमा गई। दरअसल पप्पू यादव ने एक टीवी चैनल से बातचीत में करते हुए कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को खत्म करना चाहती है। इसके पीछे उन्होंने अतीत से लेकर के वर्तमान तक के कई उदाहरण भी पेश किए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार का सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती है, जिसके बाद वे उन्हें खत्म कर देगी। जहां पप्पू यादव ने इस दौरान नीतीश कुमार को फिटनेस करने का कारण बताते हुए कहा कि बीजेपी के सबसे ज़्यादा दुख है कि हर जगह वे अकेले सरकार बना लिए, लेकिन बिहार में वे ऐसा नहीं कर पाए। इसके लिए बीजेपी की गंभीर साजिश चल रही है। पप्पू यादव ने इसका उदाहरण देते हुए कहा है कि बीजेपी ने आडवाणी को खत्म कर दिया, महाराष्ट्र में शिंदे को खत्म कर दिया, हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को खत्म कर दिया, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को खत्म कर दिया, बिहार में चिराग पासवान और रामविलास पासवान खत्म कर दिया। जब पप्पू यादव के इस ताज़ा तरीन दावे और फिर उदाहरणों ने सियासी गलियारों में चर्चाओं की आग को और हवा दे दी है। पप्पू यादव के बयानों को लेकर के कहा जा रहा है कि अगर उनका ये दावा सही हुआ और नीतीश कुमार को भनक लगे तो फिर वे बीजेपी को ही उसकी राह दिखा देंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं। इसको लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का दौर जारी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वे मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र हैं और उनके पास सही कैलकुलेशन रहता है। उन्होंने कहा है कि मैं गठबंधन में हूं और पूरी निष्ठा से हूं। चिराग पासवान से सवाल पूछा गया है कि वे किस पार्टी का मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे, बीजेपी या जेडीयू का। इस पर चिराग पासवान ने कहा है कि हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मेरी कुछ नीतियों को लेकर के उनसे असहमति थी और यही कारण 2020 में हम अलग हो गए थे। लेकिन फिलहाल बिहार में एनडीए 5 पार्टियों के गठबंधन में पूरी ईमानदारी से शामिल है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि बिहार के लोगों को जातिवाद से ऊपर उठने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि मैंने इस दिशा में काम किया है, जिसका असर पिछले चुनाव में भी देखने को मिला था। जब सीटों से जुड़े सवाल पर चिराग पासवान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी का सिर्फ एक सांसद था, फिर भी हमें 5 सीटें दी गई थी। हम उस विश्वास पर खड़े उतरे और फिर 5 सीटें जीत करके पीएम मोदी को सौंप दी थी। ऐसे में मुझे भरोसा है कि जितनी मेरी इच्छा है उतनी सीटें मुझे जरूर मिलेगी।
दोस्तों, होली के त्यौहार के बाद कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद से मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में लू को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है, जहां देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट ले ली है, लेकिन बिहार में अभी भी तापमान बढ़ता जा रहा है। बीते दिन बिहार में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच गया। भारत में अभी कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से आने वाले कुछ दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जहाँ हालांकि अभी बिहार का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में औरंगाबाद, जमुई, बांका, रोहतास, नालंदा, बक्सर, कैमूर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, पटना, गया और नवादा में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दोस्तों, बिहार को गुड न्यूज़ यानी कि खुशखबरी मिल सकता है, क्योंकि भोजपुर में तेल गैस भंडार की खोज शुरू हुई है। जब भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड में प्राकृतिक गैस और फिर पेट्रोलियम भंडार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का भंडार मिला तो फिर बिहार के आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसरों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। साल 2020 में बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो फिर बिहार का करीब 70% खनिज संपदा झारखंड में चला गया, लेकिन करीब 65% आबादी बिहार में रह गई। जब प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे के मामले में बिहार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और इसके कारण बिहार को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। इसी बीच समय समय पर ऐसी भी खबरें सामने आती रही कि बिहार में भी प्राकृतिक संपदाओं और फिर विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार यहाँ की जमीन में दबे पड़े हैं। इन बातों में सच्चाई तब सामने आई जब हाल ही में जमुई में सोने के भंडार के साथ ही लौह अयस्क के भंडार मिलने के संकेत मिले। अब बिहार के भोजपुर में तेल गैस के भंडार की खोज हुई है। जी, बिहार के भोजपुर के शाहपुर प्रखंड में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और अब इसकी खोज को लेकर के खुदाई भी शुरू हो चुकी है। उपग्रहीय डेटा और फिर भूवैज्ञानिक विश्लेषक में संकेत मिले हैं कि गंगा नदी के तटवर्ती इलाके बड़े तेल और फिर गैस का भंडार मिलने की संभावना। अब जब इसकी खुदाई शुरू हुई है तो फिर लोगों को उम्मीद जग रही है कि अगर ये सब भंडार मिला तो फिर बिहार मालामाल हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शारीरिक रूप से थका हुआ है और मानसिक रूप से रिटायर हो चुके हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक रणनीतिकार से कार्यकर्ता बने प्रशांत किशोर ने कहा कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को एक भी सीट नहीं दी जीतनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिन्हें उम्मीद है उनकी अपनी पार्टी जनसुराज पार्टी चुनाव में धूम मचाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अप्रैल में एक रैली की योजना बनाई है जो मतदान के मामले में भी सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। पत्रकार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार गठबंधन बदलते हुए सत्ता की कुर्सी पर बने रहने में कामयाब रहे हैं, इससे वे जेडीयू के पास कम सीटें होने पर भी सीएम बन सकते हैं। नीतीश कुमार ने 2013 में भाजपा से नाता तोड़ लिया था, लेकिन 2015 और 2017 के बीच राजद के साथ सत्ता शेयर करने के 4 साल बाद ही वापस आ गए। 2022 में वे फिर से राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो गए, लेकिन पिछले साल एनडीए में फिर से वे वापस आ गए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस चक्र को तोड़ने के लिए और फिर सुनिश्चित करने के लिए कि तीर कमल के साथ ना तैरे और ना ही लालटेन के साथ चमके। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे इस तरह से वोट करें कि जेडीयू एक भी सीट ना जीत पाए, तभी हम शारीरिक रूप से थके हुए और फिर मानसिक रूप से रिटायर मुख्यमंत्री से छुटकारा पा सकते हैं। वहीं पर जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भाजपा पर नीतीश कुमार को मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करते हुए सत्ता का आनंद लेने के लिए भी हमला किया और आरोप लगाया है कि सार्वजनिक धन की लूट और फिर कुछ अलग अलग जातियों को खुश करना मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे की मंशा थी। जब चुनाव के लिए मुश्किल से 6 महीने बचे हैं, प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि लोग एनडीए और फिर साथ ही साथ राजद के नेतृत्व वाले विपक्ष से तंग आ चुके हैं, जो जंगल राज के लिए जिम्मेदार हैं। दोस्तों, होली का रंग बिहार की सियासत में भी जम करके चल रहा है। इस बार आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव अपने अनोखे अंदाज की वजह से सुर्खियों में हैं। अपने सरकारी आवास पर कार्यकर्ताओं संग होली खेलने के बाद तेज प्रताप यादव स्कूटी लेकर के सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पहुंच गए। वहां पर नीतीश कुमार को पलटू चाचा कह करके पुकारते हुए उन्होंने सबका ध्यान खींचा। ये देसी और बेबाक अंदाज तेज प्रताप यादव के पिता लालू प्रसाद यादव की याद दिला रहा था, जिसमें हंसी मजाक के साथ साथ सियासी तंज भी शामिल
था। जहाँ आपको बता दूं कि इससे पहले तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया और फिर दिल खोलकर की बातें की। जब कुत्तों घोड़ों से लेकर के नेताओं तक की चर्चा करते हुए उन्होंने माहौल को हल्का और फिर मजेदार बनाए रखा। जहाँ वहाँ पर मौजूद कार्यकर्ता उनके हर बोल पर हो की आवाज के साथ जोश दिखाते रहे और फिर अपने पिता का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। तेज प्रताप यादव का यह अंदाज न सिर्फ कार्यकर्ताओं को पसंद आया बल्कि सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया। दोस्तों, रंगों का त्यौहार होली पूरे देश में बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने इसे लेकर के अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके लोगों को बधाई दी है। इस बीच राजद प्रवक्ता और सांसद मनोज झा ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा है कि 2022 में भी होली और फिर शुक्रवार एक ही दिन 18 मार्च को पड़ा रहा। इस बीच राजद प्रवक्ता सांसद मनोज झा ने शुक्रवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि 2022 में भी होली और शुक्रवार एक ही दिन 18 मार्च को पड़ा था। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा है कि हमने अपने त्योहारों को क्या बना दिया है। जश्न मनाने से भी अधिक हम दुर्घटनाओं को रोकने के बारे में चिंतित हैं। जहाँ सांसद ने पूछा है कि क्या त्योहार इसी तरह मनाए जाने चाहिए। मनोज झा ने कहा है कि 2022 में भी होली और फिर जुम्मा एक ही दिन 18 मार्च को पड़े जब कुछ नहीं हुआ। अति पूर्ण बयानबाजी का ये नया प्रयोग उचित नहीं है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अभी कुछ महीने बाकी है, लेकिन हर बीते दिन के साथ बिहार में राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। जब चुनाव से पहले आरजेडी और फिर जेडीयू के बीच जुबानी जंग चल रही है और कई मुद्दों पर इस तरह एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है। शुक्रवार को जेडीयू ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी इतनी कम सीटें जीतेगी कि उसके नेता तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता भी नहीं रह पाएंगे। जब बिहार की सत्ताधारी पार्टी ने हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने उनके कटाक्ष के लिए उनकी आलोचना की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भाजपा कोटे से 7 नए मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद वर्तमान में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इससे सत्तारूढ़ दल की किस्मत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इस सरकार का आखिरी कार्यकाल साबित होगा। तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और फिर राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी शासन ने बिहार को बुरी हालात में पहुंचा दिया था और नीतीश कुमार ने विकास के हर पैमाने पर इसकी स्थिति सुधारने के लिए काम किया है। एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार के लोग अभी भी आरजेडी शासन के जंगल राज के बारे में सोच करके कांप उठते हैं, जब कई जातीय नरसंहार हुए और फिर लोगों को दिन दहाड़े मार दिया गया और फिरौती के लिए उनका अपहरण कर लिया गया। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की जीत के बाद जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में वापस आएंगे। यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि वे नीतीश कुमार के बेटे निषाद कुमार के राजनीति में प्रवेश का स्वागत करेंगे और राजद नेता तेजस्वी यादव के इस दावे के लिए आलोचना की है कि इसे रोकने के लिए साजिश रची जा रही है। वहीं पर चिराग पासवान ने कहा है कि अगर निषाद कुमार यानी कि नीतीश कुमार के बेटे निषाद कुमार राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं तो मैं इसका स्वागत करूंगा, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है, उन्हें ये समझना चाहिए कि विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के बेटे के खिलाफ साजिश का इतना यकीन है तो उन्हें सार्वजनिक रूप से बिना सोचे समझे टिप्पणी करने के बजाय नीतीश कुमार से मिलना चाहिए और जो भी जानकारी उनके पास है उसे साझा करना चाहिए। दोस्तों, बिहार के अगले मुख्यमंत्री की दौड़ शुरू होते ही दो बड़े नेताओं सीएम नीतीश कुमार और फिर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की फिटनेस चर्चा का केंद्र बन गई है। इस बार ये दोनों प्रमुख दलों जेडीयू और आरजेडी के प्रमुखों की फिटनेस के इर्द गिर्द केंद्रित। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के बेटे निषाद कुमार द्वारा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने पिता को चुनने की जनता से अपील करने के बाद जिसमें उन्होंने दावा किया है कि वे 100% फिट हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम से ज्यादा फिट। शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि निषाद कुमार को जेडीयू के गठबंधन नेताओं द्वारा नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर की गई टिप्पणी के बारे में चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने अतीत में उन्हें मानसिक रूप से स्थिर नहीं कहा था।
दोस्तों बिहार में 10वीं पास के लिए नौकरी की बहार आई है। जब बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि BTSC ने 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती को लेकर के ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार प्रकाशित योग्यता के बारे में बात की जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 10वीं पास होनी चाहिए। आयु सीमा के बारे में बात किया जाए तो आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, सामान्य वर्ग की पुरुषों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग की महिला 40 वर्ष, SC ST 42 वर्ष। चयन प्रक्रिया के बारे में बात की जाए तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन टेस्ट के द्वारा होगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस को देख सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात की जाए तो इच्छुक और फिर योग्य उम्मीदवार बिहार तकनीकी सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर के नोटिस पढ़ें और आवेदन करें। इसकी वेबसाइट है www.btsc.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि आप किशनगंज के जो पानी पी रहे हैं वो पानी नहीं बल्कि केमिकल पी रहे हैं। इस केमिकल की वजह से आपको कैंसर हो रही है, आपकी किडनी फेल हो रहे हैं, आपका लिवर खराब हो रहा है। किशनगंज के लोग इस तरीके के पानी पीते हैं। आपको बता दूं कि सिर्फ किशनगंज ही नहीं बल्कि बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर भूजल स्तर पूरी तरीके से खराब हो चुका है। बिहार गंभीर भूजल प्रदूषण से जूझ रहा है। एक रिपोर्ट में यह सारा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि किशनगंज सहित बिहार के 30,209 ग्रामीण वार्ड में उपलब्ध पानी पीने योग्य नहीं है। किशनगंज के इस पानी के इस्तेमाल से लोग गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। किशनगंज के लोग गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं, जिसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी शामिल है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में विधानसभा में 4,709 वार्डों के भूजल में आर्सेनिक, 3,789 वार्डों में फ्लोराइड और 21,709 वार्डों में आयरन मौजूद है, जो लोगों की सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक है। ये पानी सिर्फ किशनगंज में ही नहीं बल्कि किशनगंज के साथ साथ बिहार के 38 जिलों में से 31 जिलों के लगभग 26% ग्रामीण वार्डों में भूजल आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन अनुमानित सीमा से ज्यादा है। जिन जिलों की पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित हो गई है उनमें बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, लखीसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर, सीतामढ़ी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, जमुई, बांका, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया और किशनगंज जिला शामिल है। यानी कि किशनगंज भी इस भूजल प्रदूषण से छुटकारा नहीं है। जब पानी की इस गंभीरता को देखते हुए मंत्री नीरज कुमार सिंह ने इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने ग्रामीण बिहार हैंडपंप मुक्त बनाने और फिर हर घर नल का जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह सरकार राज्य में पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए बहुग्राम योजनाओं को भी लागू कर रही है। हर घर नल का जल योजना के तहत PHED ग्रामीण क्षेत्रों में 83,76,000 परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा रही है। 30,207 ग्रामीण वार्डों परिवारों को पीने योग्य पानी भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जहां पर प्रदूषण अधिक है। वहीं पर राज्य सरकार पहले से ही नदी के पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करने की योजना पर काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद, डेहरी और फिर सासाराम शहरों में आवश्यक उपचार के बाद पीने के लिए सोन नदी से पानी की आपूर्ति के लिए 1347 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। आपको बता दूं कि किशनगंज के भूजल में रासायनिक प्रदूषण का उच्च स्तर निश्चित रूप से चिंता का विषय है। जब अधिकारियों को प्रदूषण के स्रोत की पहचान, इसको देखते हुए मंत्री ने कहा है कि अधिकारियों को प्रदूषण के स्रोत की पहचान करनी चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा प्रभावित वार्डों में नियमित आधार पर शिविर भी आयोजन किए जाने चाहिए ताकि लोगों को दूषित भूजल के सेवन के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जागरूक किया जा सके। वहीं पर अधिकारियों को पीने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता का मानकीकरण और फिर वर्गीकरण करना चाहिए। दोस्तों किशनगंज में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी काफी ज्यादा फेमस है। असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने मुखर अंदाज को लेकर के, अपने बुलंद आवाज और निडरता को लेकर के जाने जाते हैं। किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता किसी से छिपी हुई नहीं है। अक्सर वे जब बोलते हैं तो फिर विरोधियों को भी उनको सुनना पड़ता है। आपको बता दो कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अभी हाल ही में मस्जिदों के ढके जाने को लेकर के केंद्र और UP सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग डरपोक थे जो
पाकिस्तान चले गए, ये जियालों की औलादें हैं और भारत को ही अपना वतन मानते हैं। हैदराबाद में एक जलसे को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आखिर अपने ही देश में मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कोई कहता है कि अगर तुम्हें डर है तो फिर तुम नमाज मत पढ़ो या घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जैसे मस्जिदों को कवर कर दिया है तुम अपने सिर को कवर कर लो, या कोई कहता है कि बंगाल में अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो फिर मुसलमानों को बंगाल से निकाल देंगे। अरे भाई, वे डरपोक थे जो पाकिस्तान चले गए, ये जियालों की औलाद हैं, भागने वालों से नहीं। हमारे लोग ईमान की दौलत से मालामाल थे जब उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। अजीब बातें चल रही है। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमसे आत्मसम्मान छीना जा रहा है, बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी हैं। अच्छा, हम तुम्हारा लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला करेंगे और तुम हारोगे। एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तुम्हें जुमे की नमाज घर में पढ़ लो, आप कब से अल्लामा बन गए, अब इनसे दीन सीखना पड़ेगा। और घर में क्या क्या कर सकते हैं, मस्जिद है, धार्मिक मान्यता की स्वतंत्रता है, हम मस्जिदों को जाएंगे और फिर मस्जिद को आबाद करते रहेंगे, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आर्टिकल 25 हमें इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपनी दीन तुमसे नहीं सीखूंगा। दरअसल आपको बता दूं कि होली और रमजान साथ में पड़ने की वजह से देश के कई हिस्सों में मस्जिदों को ढका गया, जिससे मस्जिदों पर रंग ना पड़े और फिर किसी तरीके के सांप्रदायिक तनाव से रोका जा सके। उत्तर प्रदेश में कई महीनों से संभल में तनाव है, ऐसे में यहाँ भी मस्जिदों को ढका दिया गया था, जहाँ तिरपाल से। अयोध्या में भी मस्जिदों को ढकवा दिया गया था। इस बार जुमे के दिन ही होली पड़ गई, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में खूब हिंदू मुसलमान किया गया। दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने कहा था कि नमाज का वक्त नहीं बदला जा सकता, लेकिन होली पर 2 घंटे का ब्रेक लगाया जा सकता है। अंजुम जेडीयू के नेता है, उनके बयान के बाद वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ। वहीं पर संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने कहा था कि जो लोग रंगों से एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, वह घर के अंदर रहें। उन्होंने कहा था कि साल में एक बार ही होली होती है, वहीं पर नमाज 52 बार होती है। अगर किसी को रंगों से दिक्कत है तो उन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए, उन्हें व्यापक सोच रखनी चाहिए और त्यौहार मिलजुल करके मनाना चाहिए। वहीं पर बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा था कि होली वाले दिन मुसलमानों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, या अगर घर से बाहर निकलते हैं और कोई बुरा ना मानो, होली है कहकर के उसको होली का रंग लगा देते हैं तो बुरा नहीं मानना चाहिए और उसको जुमा भी नहीं पढ़ना चाहिए, ये कहना था बीजेपी विधायक का, जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी काफी ज्यादा मुखर दिखे। आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी अपने मुखर अंदाज को लेकर के जाने जाते हैं, या जब भी वे बोलते हैं तो फिर उनके समर्थक के अंदर जोश आ जाता है। या खास करके किशनगंज में युवाओं के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की दीवानगी देखने को मिलती है। युवा असदुद्दीन ओवैसी को सुनना पसंद करते हैं और किशनगंज में उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।